नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस सेशन में हम यहाँ पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कशन करेंगे। ठीक है। पहली बात तो मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो हमारा सेशन होगा ये हमारा हिंदी साहित्य को लेकर होगा। देखिए, हिंदी साहित्य जो है अगर देखा जाए तो हिंदी साहित्य इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हर एक एग्ज़ाम में, यानी चाहे वो एग्ज़ाम यूजी का हो चाहे वो पीजी का हो, ठीक है, सभी में आता है। जैसे कि अगर आप पीजी में करना चाहते हैं तो पीजी में क्या होता है, जीके जीएस के अंतर्गत, जैसे मान लीजिए कि मैं एमए कर रहा हूँ तो एमए हिंदी से मैं करना चाह रहा हूँ तो उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही साथ में जो अन्य सब्जेक्ट भी हैं उनमें भी एज अ जीके और जीएस के तौर पर हिंदी जो है पूछा जाता है। इसी के साथ साथ मैं अगर बात करूं यूजी के एग्ज़ाम की, तो यूजी के एग्ज़ाम में क्या होता है कि यूजी के एग्ज़ाम में जितने भी आपके लैंग्वेज के पेपर होते हैं, ठीक है, लैंग्वेज के पेपर में आपकी हिंदी जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो हिंदी को हम यहाँ पे एक एज अ मेन सब्जेक्ट लेके चलेंगे और इसके सभी प्रश्नों को हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, जो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पिछले साल जो है पूछे गए प्रश्न होंगे। हम उन्हीं का यहाँ पे हम देखेंगे संकलन। ठीक है। हालांकि हमने हिंदी जो साहित्य है उसको हमने 20 टॉपिक में, यानी 20 टॉपिक हमने यहाँ पे बांटा है। ठीक है, 20 टॉपिक में हमने बांटा है, लेकिन हम यहाँ पे लास्ट टॉपिक को देख रहे हैं। लास्ट टॉपिक इन द सेंस कि हमारा लास्ट टॉपिक जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसमें प्रश्न है, तो इसीलिए हम यहाँ पे टॉपिक नंबर 20 को यहाँ पे हम देख रहे हैं। ठीक है, अब इससे जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे उनको यहाँ पे हम डिस्कशन करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे और पहला प्रश्न से हम यहाँ पे आगे बढ़ते हुए चलेंगे। तो पहला प्रश्न हमारा क्या है? पहला प्रश्न हमारा है कि हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य शुक्ल ने क्या कहा है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि हमने इसमें वही प्रश्न शामिल किए हैं जो कि आपके पिछले साल पूछे गए हैं या फिर पूछे जाने की संभावना पूरी बनती है। ठीक है, देखिए, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य शुक्ल ने क्या कहा है, ये आपसे पूछा गया है। तो आदिकाल कहा है, चारण काल कहा है, वीरगाथा काल कहा है, या फिर सिद्ध सामंत काल कहा है। आपके पास 5 सेकंड होंगे या फिर 3 सेकंड मान सकते हैं, ठीक है, जिसको सोचने के लिए आपके लिए पर्याप्त है। आप इसको आंसर दीजिएगा। तो हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस नाम से संबोधित किया है, यह आपको बताना है। तो किस नाम से संबोधित किया है? वीरगाथा काल के नाम से संबोधित किया है। तो इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, वह अगला प्रश्न हमारा है कि वीरगाथा काल का कवि नहीं है। तो वीरगाथा काल के कवि कौन नहीं है इसमें, यह आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो वीरगाथा काल के चंद्रवरदाई, नामदेव, जगनिक या मधुकर, इनमें से कौन जो है वीरगाथा काल के कवि नहीं है, यह आपको बताना है। तो वीरगाथा काल के कवि नहीं है, देखिए, चंद्रवरदाई, जगनिक और मधुकर, ये तीनों जो हैं वो वीरगाथा काल के कवि के अंतर्गत आते हैं, जबकि नामदेव यहाँ पे वीरगाथा काल के नहीं अंतर्गत नहीं आते हैं। तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि पूछे जाने की संभावना 100% बनती है, क्योंकि नामकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, किस महान व्यक्तित्व ने किस काल को कौन सी परिभाषा दी है या फिर किस नाम से उसे पुकारा है, इस तरीके से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, आधुनिक काल के जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य उनसे भी संबंधित यहाँ पे प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। अगला है कि वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तो वीरगाथा के सर्वश्रेष्ठ कवि चंद्रवरदाई माने जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न हमारा चौथा नंबर यहाँ पे हम देखें तो चौथा नंबर हमारा क्या है कि पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है। तो हमने क्या देखा इससे पहले कि वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि तो कौन है? चंद्रमा के समान। ठीक है, वीर कौन होता है? वो चंद्रमा के समान, तो चंद्रवरदाई। अब पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? तो पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी यहाँ पे हम याद रखेंगे कि पृथ्वी जो है इसकी परिक्रमा कौन करता है? तो चंद्रमा करता है। ठीक है, पृथ्वी चंद्रमा, तो चंद्रवरदाई। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगले ही हमारा जो है अगला प्रश्न हमारा है कि कबीरदास की भाषा कौन सी थी। कबीरदास की भाषा क्या थी? सधुक्कड़ी थी। ठीक ना, आपने पढ़ा भी होगा कि इसी तरीके से पूछा जाता है कि किसको जो है वाड़ी का डिक्टेटर कहते हैं। ठीक है, या फिर किसको इन्होंने कहा है। तो अभी हम उसको अभी आगे यहाँ पे हम देखेंगे। छठवां प्रश्न हमारा है कि कटकटान कपि कुंजर भारी, दहु भुज दंड तमहि महिमारी, डोलत धरिन सभापद खसे, चले भाज भय मारुत ग्रसे। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो तुलसीदास, जायसी, देव या नूर मोहम्मद। कटकटान कपि कुंजर भारी,
दहु भुज दंड तमकी महिमारी, डोलत धरनी सभापत खसे, चले भज भय मारुत ग्रसे। ये पंक्तियां हैं तुलसीदास की, ठीक है। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। इसी प्रकार से हम यहाँ पे देखें कि नयन जो देखा कमल सा, निर्मल नील शरीर, हंसत जो देखा हंस भा, दसन नग सीर। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है, ये आपसे पूछा गया है। तो नयन जो देखा कमल सा, निर्मल नीर शरीर, हंसत जो देखा हंस सा, दसन नगहीर। तो ये पंक्तियां हैं मोहम्मद जायसी की, ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला 8वां नंबर हमारा है शिवा बावनी। किसकी, शिवा बावनी की रचनाकार कौन है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो शिवा बावनी की रचनाकार, ठीक है, शिव, ठीक है। तो शिव क्या है, भूषण, ठीक है। शिव क्या है यहाँ पे, भूषण। तो यहाँ पे समझ देंगे, तो शिवा बावनी की रचनाकार कौन है, भूषण है। अगला प्रश्न हमारा है, देखिए मैं ट्रिक पे बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करता, क्योंकि ट्रिक क्या होता है, अगर हम जितने दिमाग ट्रिक में हम लगाएंगे उतनी चीज़ें हम यहाँ पे याद कर सकते हैं। लेकिन अगर कई लोगों का क्या होता है कि प्रॉस्पेक्ट होता है कि अगर हम ट्रिक से याद करेंगे तो जल्दी हमें याद होता है। तो आप ट्रिक भी याद कर सकते हैं, जैसे वो पृथ्वी और चंद्रमा वाला, ठीक है। तो कुछ ऐसे चीज़ें जो मैं बैठेंगे मैं वो खुद बताता चलूँगा जो मुझे आती है, बाकी अपने यहाँ पे ट्रिक खुद बना सकते हैं आप यहाँ पे। 9 नंबर प्रश्न हमारा, एक नर की और नल की गति एक करी जोए, जे तो नीचो है चलो ते तो ऊंचे होए। उचित पंक्ति की जो है, उक्ति पंक्ति की जो है रचयिता कौन है, ये आपसे पूछा गया है। तो नर की और नल की गति एक रे करी जोए, जे तो नीचो है चले ते तो ऊंचे होए। तो ये बिहारी लाल की रचना है, ठीक है। ये पंक्तियां किसकी हैं, ये बिहारी लाल की है। अगला प्रश्न हमारा है 10वां नंबर, कि सखी वे मुझसे कहकर जाते। प्रस्तुत पंक्तियां रचयिता है, ये काफ़ी फेमस पंक्तियां हैं। आपसे पूछा गया है कि सखी वे मुझसे कहकर जाते, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये इसके रचयिता कौन है, मैथिली शरण गुप्त जी, ठीक है। वहीं 11 नंबर हमारा प्रश्न है कि हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त करने वाले थे। यानी हिंदी कविता के छंदों, यहाँ पे यानी अपने कविता में इन्होंने छंदों का इस्तेमाल नहीं किया था। ऐसे कौन से कवि हैं, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, जो कि अपने कविताओं में इन्होंने छंदों का प्रयोग नहीं किया है। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। तितली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तितली आपने पढ़ा भी होगा, आपको पता भी होगा कि तितली किसकी रचना है। तो तितली जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है। इनकी अन्य कौन कौन सी रचना है, ये आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। अतीत के चलचित्र, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अतीत के चलचित्र किसकी रचना है। तो अतीत के चलचित्र, ठीक है। देखिए महान लोग जो है, जो अतीत में महान कार्य करेंगे, वो क्या किए जाएंगे, याद किए जाएंगे। तो अतीत में महान कार्य, ठीक है, ठीक है, उनको देवी के समान पूजा जाएगा। तो अतीत और महान, ठीक, इस तरीके से आप यहाँ पे को रिलेट करके देख सकते हैं कि जो अतीत में महान कार्य करेंगे वे पूजे जाएंगे। तो महादेवी वर्मा अतीत के चलचित्र। पल्लव के रचयिता कौन है, तो पल्लव के रचयिता आपसे पूछा गया है। पल्लव, देखिए सुमित्रानंदन पंत, निराला, जयशंकर प्रसाद या फिर महादेवी वर्मा। तो पल्लव के रचयिता कौन है यहाँ पे, पल्लव के रचयिता है सुमित्रानंदन पंत, ठीक है। पल्लव पंत, आप यहाँ पे याद देख सकते हैं पल्लव और पंत। तो प से ये भी है, प से ये भी है। पल्लव के रचयिता कौन है, सुमित्रानंदन पंत। अगला प्रश्न हमारा है कि चिंतामणि के रचयिता कौन है। तो चिंतामणि के रचयिता आपसे पूछा गया है, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारा है। देखिए चिंता और राम, ठीक है, राम को चिंता हो गई, किसको लेकर के, राम को चिंता हो गई, किसे लेकर, जब सीता जो है वन में चली जाती है तो राम को क्या होता है, चिंता हो जाती है। तो चिंता मणि, या फिर मणि से रिलेटेड भी आप यहाँ पे कुछ को रिलेट करके समझ सकते हैं कि राम को चिंता हो गई मणि के समान, जब उनकी सीता जो है उनसे बिछुड़ गई। तो यहाँ पे ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल किसके रचयिता हैं, चिंतामणि के। जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है। तो 16 नंबर हमारा है कि जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी रचना है। तो जन्मेजय, जैसे ये भी है जयशंकर प्रसाद, ठीक है, जयशंकर प्रसाद नाग यज्ञ, ठीक है। शंकर के गले में क्या होता है, नाग होता है। तो आप यहाँ पे नाग और शंकर इस तरीके से कोरिलेट करके देख सकते हैं कि जन्मेजय का नाग यज्ञ यानी जयशंकर प्रसाद। तो जन्मेजय का नाग यज्ञ के रचयिता कौन है, किसकी कृति है, जयशंकर प्रसाद, यानी शंकर और नाग।
से रिलेट करके आप यहाँ पे देख सकते हैं। 17 नंबर है कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ है, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। तो ये पंक्तियाँ के रचयिता कौन है, ये आपसे पूछा गया है। तो इन पंक्तियों के रचयिता है भगवती चरण वर्मा। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। 18 नंबर हमारा है कि निम्नलिखित में से सबसे पहली आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी थी। तो सबसे पहली आत्मकथा किसने लिखी थी, ये आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको क्या होता है, जब आप मंदिर में जाते हैं तो आपको प्रसाद वितरण किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आत्मकथा किसने लिखी थी, तो प्रसाद, जयशंकर राजेंद्र प्रसाद। देखिए मेरा हो सकता है ट्रिक आपको पसंद ना आए, आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। हालांकि मैंने याद किया है मैं उसी तरीके से बताऊंगा, बाकी आप अपने तरीके से भी यहाँ पे ट्रिक को याद कर सकते हैं। अगला 19 नंबर हमारा है कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। उपयुक्त पंक्तियां किस काव्य की हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी, ये पंक्तियां किनकी है, यशोधरा की है। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसी तरीके से हमारा अगला है कि हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार। ये पंक्तियों के रचयिता कौन है, ये आपसे पूछा गया है। तो इन पंक्तियों के रचयिता कौन है, जयशंकर प्रसाद, ठीक है। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। हमने यहाँ पे 20 प्रश्न हमने यहाँ पे कर लिए हैं। अपना 21 नंबर प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं। तो 21 नंबर प्रश्न हमारा यहाँ पे देखिए 20-20 नंबर का हमारा जो है क्वेश्चन जो है सेट होगा। तो हम कोशिश करेंगे कि 40 से 50 प्रश्न जो है एक सेट में हम यहाँ पे लेके आएंगे। इसके बाद जैसे हमारा एक सेट समाप्त होगा अगला सेट हम लेके आएंगे, और जैसे हमारा समाप्त होगा, ठीक है, इसके बाद अगला हमारा प्रोसीड होगा। ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। बाकी जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे समाप्त होंगे, इसके बाद मैं क्या करूँगा कि 20 टॉपिक वाइज हमने सेक्शन वाइज यहाँ पे डिवाइड किया है। तो उस 20 टॉपिक को हम यहाँ पे 1 बाय 1 करके भी हम देखते हुए चलेंगे। लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम इनको तो देखेंगे ही, साथ में उनको भी हम वहाँ पे लास्ट में देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं। पहला प्रश्न हमारा जो है यहाँ पे पूछा गया है कि आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती है। तो आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती है, ये आपसे पूछा गया है। देखिए देश विशेष से, लोक विशेष से, क्षेत्र विशेष से, या फिर जाति विशेष से। देखिए आंचलिक रचनाएं, आंचलिक मतलब क्या होता है, अंचल की, ठीक है, मतलब जो अपने क्षेत्र की हो। तो आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं, क्षेत्र विशेष से। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला जो कि कई बार प्रश्न आपसे पूछा गया है, दूसरा नंबर प्रश्न हमारा है कि निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कौन है। तो निर्गुण के, देखिए निर्गुण के आपसे पूछे गए हैं। आपने देखा होगा भक्ति मार्ग में क्या है, एक सगुण भक्ति मार्ग है, एक निर्गुण भक्ति मार्ग है, ठीक है, सगुण और निर्गुण। सगुण और निर्गुण में भी हमने देखा था कि एक कृष्णाश्रयी, ठीक है, और दूसरा रामाश्रयी है। इसके बाद उसमें हमने क्या देखा था, उसमें भी हमने 2 डिवाइड हमने देख लिया था। मुझे एग्जैक्टली वो चीज़ें नहीं याद आ रही है। निर्गुण में क्या होता है कि निर्गुण भक्ति मार्ग में हमने क्या देखा था कि एक तो हमने देखा था कि भक्ति मार्ग जो है 2 भागों में बांटा गया, एक सगुण दूसरा निर्गुण, ठीक है। सगुण में हमने क्या देखा था कि रामाश्रयी और एक तो रामाश्रयी जो कि राम को मानने वाले थे, और दूसरा क्या थे, कृष्णाश्रयी, मतलब कृष्ण भगवान की पूजा करने वाले। और निर्गुण हमने क्या देखा था कि एक ज्ञानाश्रयी के मार्ग के प्रवर्तक थे, और दूसरी तरफ हमने क्या देखा था, प्रेमाश्रयी, ठीक है, जिन्होंने प्रेम को महत्व दिया था। तो इस तरीके से हमने डिवाइड यहाँ पे देखा भी था। दूसरा प्रश्न हमारा है कि निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि है। प्रमुख कवि आपसे पूछा गया, तो कबीरदास जो है वो निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि के अंतर्गत आते हैं। अगला हमारा है कि श्रद्धा किस कृति की नायिका है। आपने अगर जयशंकर प्रसाद की कामायनी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि श्रद्धा जो है वो कामायनी से संबंधित नायिका है। अगला हमारा चौथा नंबर प्रश्न हमारा है कि तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिए ही न पान। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है। तरुवर फल नहीं खात है, यानी तरु जो होता है वो अपना फल नहीं खाता, पेड़ भी कभी, और सरवर पिए ही नहीं पान, ठीक है, नहीं अपनी पानी को खुद वो ग्रहण नहीं करता है। तो ये पंक्तियां हैं रहीम की। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला हमारा है 5वां नंबर कि तरिन तनुजा तट तमाल तरवर छाए। ता की आवृत्ति इसमें बार बार हुई है। इसके रचयिता आपसे पूछे गए हैं, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है इसके रचनाकार है, ठीक है। तरिन तनुजा तट तमाल तरवर छाए, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर।
वही 6 नंबर प्रश्न हमारा है। छठवां क्या है कि बुंदेलो हरबेलो के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। देखिए, इसको हम कैसे याद कर सकते हैं। आपने देखा होगा जैसे पृथ्वीराज चौहान, चौहान क्या थे उनमें, जब हम चौहान कहते हैं तो वो एक वीरता का कहीं ना कहीं तत्व जो है सामने निकल के आता है। तो बुंदेलों के हरबेलों से मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इसके रचनाकार कौन होंगे? सुभद्रा कुमारी चौहान। चौहान से आप यहाँ पे रख सकते हैं कि चौहान क्या होते हैं, वो काफ़ी वीर पुरुष होते हैं या फिर वीर आदमी होते हैं, वीर महिलाएं होती हैं वहाँ की। तो चौहान से हम यहाँ पे याद रख लेंगे, ठीक है, इनकी रचना। मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर पथ जावे वीर अनेक। मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जावे वीर अनेक। इस रचना के जो है पंक्तियों के रचयिता कौन है, ये आपसे पूछा गया है। तो सत्यनारायण पांडे, सोहनलाल द्विवेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन या फिर माखनलाल चतुर्वेदी। देखिए, इसके रचयिता कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी। मुझे तोड़ लेना वनमाली, देखिए मैं बार बार रिपीट क्यों करता हूँ, क्योंकि बार बार रिपीट करने से कहीं ना कहीं चीज़ें दिमाग में बैठ जाती है, और जब एग्ज़ाम आप देने जाते हैं तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं एक बार अगर आपने कहीं पढ़ी है तो वो चीज़ें सामने आपके आ जाती हैं। तो मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जावे वीर अनेक। माखनलाल चतुर्वेदी। दरवाजे से चंडालगढ़ी की तरफ नजर दौड़ाने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? हालांकि ये पूछे जाने की संभावना बिल्कुल कम है, तो इसलिए इसको स्किप करते हैं। अगला प्रश्न है कि भूषण की कविता का प्रधान स्वर क्या है? यानी भूषण ने अपनी कविता में किसको प्रधानता दी है? व्यंग्यात्मक को प्रधानता दी है कि प्रशस्ति परक को दी है, श्रृंगारिक को कि कारुणिक को दी है? तो किसको प्रधान रूप से यहाँ पे बताया है? तो ये है प्रशस्ति परक को भूषण ने अपनी कविता में सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया है। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है? ठीक है, तो अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है? पुष्पदंत। पुष्पदंत जो है वो अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता हैं। प्रथम सूफी प्रेमाख्यान के रचयिता कौन है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता कौन है? ये है मुल्ला दाऊद। ठीक है, प्रथम सूफी आपसे पूछा गया है, प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता कौन है? तो मुल्ला दाऊद। वहीं 12 नंबर प्रश्न है कि हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? तो हिंदी के प्रथम गद्यकार आपसे पूछा गया है, ये है लल्लू लाल। ठीक है, गद्य क्या होता है? गद्यकार। प्रथम गद्यकार कौन से हैं? तो लल्लू लाल। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम कौन सा है? तो ऐसा कौन सा पत्र था जो कि सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था? ये काफी इंपॉर्टेंट है। 13 नंबर, तो उदंत मार्तंड। ठीक है, तो पहले क्या होता है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक परिवार है, मान लीजिए, तो परिवार में सबसे पहले कौन पीटा जाता है या फिर कौन प्रकाश में आता है? ठीक है, यहाँ पे याद कर सकते हैं कि अगर एक परिवार है उसमें काफ़ी सारे बच्चे हैं, अब उस बच्चे में जो है कई सीधे बच्चे होंगे, कई उदंड होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले प्रकाश में कौन आएगा? जो उदंड होगा। तो उदंड मार्तंड जो होगा सबसे पहले प्रकाशित हुआ था, पत्र का नाम था। ठीक है, ठीक है। छायावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। छायावाद के प्रवर्तक का नाम है जयशंकर प्रसाद। अगला हमारा है 15 नंबर, यहाँ पे हम देख लेते हैं। 15 नंबर है कि प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। यह कथन किसका है? यानी प्रगतिवाद को ही उपयोगितावाद किसने नाम दिया था? तो नंद दुलारी वाजपेयी ने प्रगतिवाद का उपयोगितावाद कहा था। प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? देखिए, प्रेमचंद्र का मंगलसूत्र क्या रह गया था? अधूरा रह गया था। ठीक है, तो इससे याद कर सकते हैं कि प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या था? मंगलसूत्र। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। 17 नंबर अगर बात करें हम यहाँ पे, तो रामधारी सिंह दिनकर जो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, यानी रामधारी सिंह दिनकर की ऐसी कौन सी रचना थी जिन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? जिस रचना पर, तो ये आपको पता ही होगा, ठीक है, कि उर्वशी थी, जिस पर इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। तो रामधारी सिंह दिनकर की ऐसी कौन सी रचना थी, ऐसी कौन सी भारतीय रचना थी जिस पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? तो उर्वशी पर। 18 नंबर यहाँ पे देख लेते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या है? सर्वप्रथम लेखक का नाम आपसे पूछा गया है, तो गारसा दत्तासी जो है, ठीक है, इस्तवार जो उन्होंने लिखा था, इस्तवार
एग्जैक्ट मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, ठीक है। तो गारसा दत्तासी जो है वो हिंदी साहित्य इतिहास के सर्वप्रथम लेखक हैं। पद्मावत किसकी रचना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मलिक मोहम्मद जायसी, आपको पता भी होगा, मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत रचना है। वैताल पचीसी रचनाकार है। वैताल पचीसी के रचनाकार कौन है, ये आपसे पूछा गया है। तो वैताल पचीसी के रचनाकार है सुरति मिश्र, ठीक है। तो इस तरीके से हमने टोटल जो है वो 40 क्वेश्चन जो है कर लिए हैं। अगला सेशन हमारा जल्दी आएगा, हम कोशिश करेंगे। अगर आपको इसमें से सेशन कैसा लगा, ये आप भी आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। हम अगला सेशन इसी बेसिस पे लाएंगे, अगर आपको ये वीडियो सही लगा होगा, फिर अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर आप किसी और रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो डेफिनेटली उसको भी बताइएगा, मैं उसका भी वीडियो जल्द ही लाऊंगा। अगर इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंधित कोई भी जानकारी आपको चाहिए होगी तो उससे रिलेटेड भी आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप स्टे विद अस। थैंक यू सो मच।